एवरीवन वेलकम बैक टू माय क्लास सोहम कॉमर्स क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं गाइस अपना 9 चैप्टर जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए इससे पहले गाइस हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को पढ़ा, पार्टनरशिप रिटायरमेंट्स को पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, इसके बाद शेयर ऑफ कैपिटल्स पढ़े, इसके बाद हमने डिबेंचर्स पढ़ा। और आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो 50% आएगा, 15 मार्क्स का आएगा, और इसका जो थ्योरिकल पार्ट्स है वो भी 15 मार्क्स का आएगा। तो आज हम थ्योरिकल पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे और इसके शॉर्ट और सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले बेटा इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीज़ें आती हैं, 5 टिप्स। नंबर 1 बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट, सेकंड आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट, तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी, चौथा आता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवा आता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये पांचों टिप्स अपने लिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला जाता है तो प्रत्येक जो ऑनर होता है वो 5 चीज़ों पे फोकस करता है। नंबर 1 बैलेंस शीट पोजीशंस क्या है, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशंस क्या है, बैलेंस शीट में हमारी कंपनी का लायबिलिटीज कितना है, हमारी कंपनी की असेट्स कितनी है। सेकंड देखता है वो प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट, इसमें यह चेक करता है कि हमारा सेगमेंट क्या जा रहा है। नंबर 3 हमारी इक्विटी का जो ओवरऑल प्राइस है उसका मार्केट प्राइस किस लेवल से जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा इनफ्लो कितना हो रहा है कैश का, और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, इसे इसमें शामिल करते हैं। और पांचवा होता है एक्सप्लेनेटरी नोट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन तब भी इसे 5वें चैप्टर के रूप में, 5वें टिप्स के रूप में रखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर्स। आगे पहला क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण की परिभाषा लिखिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण की परिभाषा लिखिए। तो सिंपल तौर पे अपन पेपर और पेन निकाल लीजिए और आज से हम नोट करेंगे इसे। कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण की परिभाषा। तो सबसे पहले देखिए अपन लिखेंगे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 अंडर सेक्शन 9 के अनुसार प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में यह जानना चाहता है उसे व्यापार में लाभ हुआ है हानि, इसकी जानकारी के लिए वह वित्तीय विवरण तैयार करता है। वित्तीय विवरण के माध्यम से उसे 5 चीजें प्राप्त होती हैं। नंबर 1 उसकी बैलेंस शीट पोजीशंस क्या है, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसका क्या कह रहा है, नंबर 3 आता है चेंज ऑफ इक्विटी का क्या प्राइस रहा, नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह की जानकारी, और नंबर 5 एक्सपेंडिचर नोट, इसे इसमें शामिल किया जाता है। संचालन चक्र किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन आता है अपने आगे, संचालन चक्र किसे कहते हैं। देखिए गाइस सबसे पहली चीज संचालन चक्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखिए हर एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सोल्ड का काम करती हैं यानी कि सेलिंग के तौर पे काम करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है। तो जिन कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो वो कितनी देर होता है, कहने का मतलब ये 24 आवर्स टर्नओवर चलता है, 12 आवर टर्नओवर चलता है, 6 आवर टर्नओवर चलता है, या मतलब 8 आवर चलता है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से ही उसकी संचालन चक्र यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल चलती है। ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जब बिजनेस के आकार पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं। अब मान के चलिए डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड के हिसाब से टर्नओवर पूरे हिसाब से ही चलेगा, यदि डिमांड एवरेज है तो उसके हिसाब से यह चलेगा। थर्ड क्वेश्चन आता है व्यापारिक देयता किसे कहते हैं। देखिए भाई व्यापारिक देयताओं का तात्पर्य होता है, इसका संबंध होता है कि इसमें व्यवसाय में हम जितने भुगतान करते हैं
देखिए बैलेंस शीट हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसमें ये बात बताई गई है कि कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि भाई बैंक लोन हुआ, ये आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इसमें सिक्योरिटी प्लस सिविल स्कोर जुड़ा हुआ है। सेकंड आता है अपना बैंक लोन के बाद क्रेडिटर्स हैं अपनी, इन्हें भी टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 3 आते हैं लॉन्ग टर्म लोन है, इसका भी डिविडेंड निकाल के या इंटरेस्ट निकाल के रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसको पे करना ज़रूरी है। नंबर 4 यदि परिवार का लोन है, जैसे वाइफ लोन है या और भी कोई करंट लोन है, यानी कि करंट लायबिलिटीज है अपने पास कोई, उसका भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोन को अपन व्यापारिक देयताओं में शामिल करते हैं। ऐसे लोन जिनको चुकाना अपने लिए अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, इन्हें व्यापारिक देयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अमूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं? अमूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं भाई? तो समझेंगे अमूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, ऐसी संपत्तियां जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है चीज गुडविल, जिसे ख्याति बोलते हैं अपन। एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है पेटेंट राइट, पेटेंट राइट होते हैं। इसके बाद होता है अपना क्या बोलते हैं, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट राइट हो गए, तो ये अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। ये रेपुटेशंस का पैसा होता है, बहुत से समय लगता है इसे नाम कमाने में। जैसे कि सपोज दैट अंकल चिप्स है, लेस है, बिंगो है, कुरकुरे हैं, ये अलग अलग कंपनियों के ब्रांड हैं जो अलग अलग प्रकार से अपनी चीज़ को निकालती हैं। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो किड्स के लिए रहते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो ओवरऑल सभी के लिए रहते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपन मतलब जो ज़्यादा तीखा नहीं है, जो थोड़ा कम तीखा है, तो ये सब चीज़ों के नाम होते हैं। अब ये देखिए, लेस की कॉपी बिंगो नहीं कर सकता, बिंगो की कॉपी लेस नहीं कर सकता, तो ये सब ट्रेडमार्क होते हैं जो अलग अलग कंपनियों की पहचान होती है उसी के नाम से। तो ये अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। यदि मैं अपने पेटेंट राइट्स दूसरी कंपनी को दे दूं तो उसके बदले मुझे पैसा मिल जाएगा। अब पैसा मैं कैसे ले सकता हूं? जैसे कि मान के चलिए कि मेरी एक शॉप है जो मार्केट की रेपुटेटेड जगह पे, जहाँ ग्राहकों का आना जाना अधिक होता है, मैं उसे दुकान नहीं बेच रहा हूँ, दुकान उपयोग करने के लिए दे रहा हूँ, उसके बदले जो भी टर्नओवर होगा उसका मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं 50% शेयर लूँगा, तो इसे अमूर्त संपत्तियों में शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका नाम है आकस्मिक दायित्व किसे कहते हैं? आकस्मिक दायित्व किसे कहते हैं भाई? समझिए, आकस्मिक दायित्व को कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जिनका भुगतान हमें पता नहीं होता लेकिन इमरजेंसी में करना पड़ता है, इसे आकस्मिक दायित्व बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, सडनली उसके ऊपर कोई दुर्घटना हो गई तो हमें तुरंत उसे ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो ये आकस्मिक दायित्व है। यदि मान के चलिए काम करते करते उसकी डेथ हो गई या किसी प्रकार से कोई इंसिडेंट हो गया उसके संग, तो ऐसी घटना में उसे जो इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा वो भी हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज है। लेकिन एंड टाइम पे, एट ए टाइम पे जो उसे पैसा दिया जाएगा क्षतिपूर्ति के तौर पे, जिसे कंपनसेशंस बोलते हैं, कंपनसेशंस ऑफ अलाउंसेंस, इसे हम आकस्मिक दायित्व बोलते हैं। वैसे तो अब तो अपने यहाँ जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार ऐसी बात भी कही गई है कि जिस संस्था में 50 से अधिक कर्मचारी होते हैं वहाँ उनका पीएफ भी काटना जरूरी है आपको, जिसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। सेकंड चीज़ आती है उनका आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? यदि मान के चलिए काम करते करते यदि कोई इंसिडेंट होता है तो उसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी, इसे आकस्मिक दायित्व बोलते हैं। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आता है इसमें जिसका नाम है सुरक्षित असुरक्षित ऋण किसे कहते हैं? सुरक्षित असुरक्षित ऋण किसे कहते हैं?
देखिए ऐसे लोन जिस पे कंपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी रखती है उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अब जैसे देखिए भाई, आपको बैंक लोन देगी ना, तो वो सिक्योरिटी लेगी, कुछ ना कुछ भी चीज़ गिरवी रख सकती है, प्लेज कर सकती है, मोर्गेज कर सकती है। मोर्गेज का मतलब ये रहता है कि कोई भी ऐसा जो है ना आपके पास संपत्ति हो उसे वो गिरवी रख लेगी, सिक्योर्ड लोन आपको दे देगी। इसके बाद डिबेंचर्स भी ले सकते हैं आप, इक्विटी शेयर भी ले सकते हैं। तो देखिए बैंक लोन सिक्योर्ड में आ गया, लेकिन डिबेंचर है वो ट्रस्ट पे चलता है, इक्विटी भी है वो भी ट्रस्ट पे चलता है, लेकिन कंपनी की रेपो पे। लेकिन आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है ना उसने लास्ट ईयर अच्छा टर्नओवर किया था और जो हमारे जितने भी शेयर होल्डर थे उन्हें अच्छे से अच्छा डिविडेंड दिया था। जब ऐसा प्रलोभन और शेयर होल्डर देखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डिबेंचर और इक्विटी पे। लेकिन बैंक कभी भरोसा नहीं करता। बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है हमें कोई मतलब नहीं है आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे दो, कल को हमारा लोन नहीं दे पाएंगे हम आपकी कंपनी को सीज कर देंगे पूरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इसका, देखिए आगे। वित्तीय विवरण की सीमाएं क्या हैं? सॉरी। तो वित्तीय विवरण की सीमाओं में सबसे पहले आंकड़ों की सही जानकारी ना होना। नंबर 1 आता है आंकड़ों की सही जानकारी ना आना। देखिए अपन हर एक क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए लिखेंगे कि उस चीज में एक नियम होता है हर चीज का, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट है, लास्ट ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूरी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले आंकड़ों की सही जानकारी ना देना। वित्तीय विवरण में जो व्यक्ति आंकड़ों की सही जानकारी नहीं देगा तो परिणाम भी क्या आएंगे? गलत आएंगे। नंबर 2 आती है बात कि सबसे पहली चीज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है वित्तीय विवरण। यदि आपने गलत बैलेंस शीट इशू कर दी तो आपको गलत टैक्स पे करने पड़ेंगे, गलत तरीके से करने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी सीज भी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि टैक्सेशन के द्वारा छापामारी भी हो जाती है। यदि आप सही टैक्स पे नहीं करेंगे, आप जीएसटी को सही ढंग से क्लियरिफाई नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ों के इशू बनते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले वित्तीय विवरण में पॉइंट बनते हैं आंकड़ों की सही जानकारी न देना। नंबर 2, जो आंकड़े दिए हैं वो पूर्णतः गलत हों, मिथ्यात्मक हों, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगला क्वेश्चन आता है वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो वित्तीय विवरण का उल्लेख होता है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं वित्तीय विवरण का उद्देश्य बताइए। वित्तीय विवरण का उद्देश्य बताइए। तो नंबर 1 आती है पर्याप्त सूचना इकट्ठी करना, पर्याप्त सूचना एकत्रित करना। तो इसमें अपन लिखेंगे कि वित्तीय विवरण के माध्यम से पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं। नंबर 2, व्यापार की अर्निंग कैपेसिटी का भी पता चलता है कि व्यापार कितना ग्रोथ कर रहा है हमारा, लास्ट ईयर से इस साल हमें कितना ग्रोथ हुआ, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हुआ। जैसे एक बच्चा जब पढ़ता है ना तो 10th में उसका क्या प्रोग्रेस था, 11th में क्या था, 12th में क्या था, उसी प्रकार से कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी का पता चलता है। कैश के रोटेशंस का भी पता चलता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो कितना हुआ, इनफ्लो कितना हो रहा है बेटा, और आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो इनका भी पता हमें इस स्टेटमेंट के माध्यम से चल जाता है। प्रबंधकीय योग्यता का भी पता चल जाता है कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो परचेस मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, तो इन लोगों ने की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे प्रोजेक्ट पे कितना अच्छी रही। यदि मान के चलिए हमारी परचेसिंग सेल हमारी कम हुई तो हम सबसे पहले किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? हमारी ओवरऑल कॉस्ट को। तो ओवरऑल कॉस्ट किस पे डिपेंड रहती है? हमारे परचेस मैनेजर पे, कि उसने जो माल खरीदा है वो महंगी रेट पे खरीदा, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल महंगा होगा
तो जाहिर सी बात है कि उसकी माल की कीमत भी बढ़ेगी, मजदूरी भी बढ़ेगी, अच्छी लेबर नहीं होगी, अनस्किल्ड लेबर होगी, तो उस जगह पे क्या होगा, हमारे माल की जो लागत है वो बढ़ेगी, और माल की लागत जब बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा असर हमारी सेल पे पड़ेगा। तो हम इसके माध्यम से यह भी पता कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि वित्तीय विवरणों की उपयोगिताएं बताइए। इसे बेटा वन शॉट में ही हमें कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा वीडियो में, लेकिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप धैर्य रखें। तो वित्तीय विवरण में सबसे पहली चीज़ आती है वित्तीय विवरण की उपयोगिता। तो उपयोगिता में सबसे पहली चीज अपन किस चीज को ले रहे हैं, पहले सेगमेंट में ले रहे हैं अंशधारियों के लिए, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वित्तीय विवरण उन्हें शो अप करना पड़ता है कि लास्ट ईयर हमारी बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारी इक्विटी का जो बैलेंस सेगमेंट है वो क्या रहा। नंबर 2 होता है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा भी इसी बेसिस पे लगाते हैं। नंबर 3 आता है व्यापारियों के लिए महत्व, व्यापारी लेनदार उस जगह से माल ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है। सिविल स्कोर का मतलब समय पे पेमेंट करना, समय पे भुगतान करना, ये सारी चीज़ों को लेते हैं। अब इसमें लास्ट सेगमेंट बचा है, उसमें आएगा अपना कंपनी के 2 पार्ट कि सबसे पहली चीज क्या आती है, जैसे कि अपनी यहाँ बैलेंस शीट बनती है ना, तो बैलेंस शीट में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बैलेंस शीट के 2 पक्ष होते हैं, दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष। तो देखिए भाई, दायित्व पक्ष में अपन किन किन चीजों को लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें दोनों बातों की चर्चा की है अपन को। इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, बहुत सिंपल तौर पे बनानी। कैसे, देखिए, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, लेनदार, अदत्त व्यय, जैसे 4 पॉइंट बना दिए अपन ने। इसके बाद चुकता पूंजी, चालू दायित्व, ये सारी चीजें होती है दायित्व पक्ष की। अब इनको पॉइंट ऑफ व्यू में शो करना है। अब सुरक्षित ऋण तो सिंपल तौर पे लिख देंगे, ऐसे लोन जो बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं दिए जाते हैं सुरक्षित ऋण कहलाते हैं। असुरक्षित जो बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाते हैं, जो सिक्योरिटी दिए बिना नहीं मिलते हैं। नंबर 3 लेनदार, जिन्हें पैसा देना कंपलसरी है। नंबर 4 आदत्त व्यय, ऐसे भुगतान जो पिछली साल देना बाकी थे अभी रह गए हैं उनका भुगतान। नंबर 5 आता है चुकता पूंजी, कि आपने कितने शेयर होल्डर को पेड कर दिया पैसा, और हमारे चालू दायित्व, इस सारी चीजों को लेते हैं। अब संपत्ति पक्ष की बात करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले आती है चालू संपत्ति, सेकंड आता है अपना ख्याति, नंबर 3 स्थायी संपत्तियां, नंबर 4 पूर्वदत्त व्यय, और नंबर 5 आते हैं अपने ट्रेडमार्क। अब देखिए चालू संपत्तियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनेगा भाई, तो चालू संपत्तियों पर लिखेंगे कि जिनका भुगतान, जिसको तुरंत रोकड़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो चालू संपत्ति कहलाती है। नंबर 2 ख्याति, ख्याति के बारे में हमने पढ़ा है कि ख्याति को प्रीमियम बोलते हैं, और इसको हमने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, कि ख्याति व्यय अपना नाम होता है, हमारी रेपुटेशन होती है, उसका पैसा होता है जो हमें चुकाना होता है। नंबर 3 आती हैं स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां वो होती हैं जिनमें जैसे भवन है, भूमि है, खनन है, भूमि, ये सारी चीज़ों को स्थायी संपत्तियों में लेते हैं। पूर्वदत्त व्यय, ऐसे भुगतान जिनका भुगतान तो हो गया है लेकिन सेवाएं देना बाकी है, पूर्वदत्त व्यय। ट्रेडमार्क होता है किसी भी चीज़ का नाम, पहचान चिन्ह, ख्याति। तो इसी के साथ बेटा जी चैप्टर समाप्त होता है। इसका हमने थ्योरिकल पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें मुझे,
और कमेंट करके बताएं कि यदि कुछ कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिनों बाद हमारी एक नई सीरीज शुरुआत हो रही है जिसमें 10th रिलेटेड चीज़ों को हम रखेंगे, जो 15 सितंबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के बारे में टिप्स देंगे। इसके अलावा थ्योरिकल पार्ट्स को अच्छे तरीके से करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स है, ओटियाँ वगैरह, जो सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो ये वीडियो को प्लीज़